जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग 10वीं क्लास का भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय देख रहे हैं, जिसमें हम लोग भाग 4 तक कर लिए हैं पहला अध्याय का। अब हम लोग भाग 5 में देखेंगे कि दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदु। तो दर्पण से संबंधित अगर मुख्य बिंदु की चर्चा करें तो हम लोग ये यहाँ पर एक अवतल दर्पण का चित्र बनाया गया है। ये अवतल दर्पण हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण है। तो चर्चा करेंगे हम लोग कि इस दर्पण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या-क्या होते हैं। तो इस दर्पण में अगर महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करें तो इसमें ध्रुव होता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधान अक्ष के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य फोकस के बारे में। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद हम लोग कुछ नोट बिंदु देखेंगे। मुख्य रूप से हम लोग का यही बिंदु रहने वाला है। फिर इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसमें दोनों में अंतर क्या होता है। इन तमाम बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और यहां से उम्मीद है कि आगामी बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आने की संभावना बनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो हम लोग का है इसमें ध्रुव का। ध्रुव तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण का भाग होता है तो उस दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है, याद रखिएगा, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। यह अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु इसका क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसके जस्ट दूसरा जो पार्ट हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट वह देखेंगे वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। उसके बाद का बिंदु हम लोगों का है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने का काम करता है। तो परिभाषा के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो C से P तक की दूरी, अर्थात वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। एक दूसरा फिगर हम लोग बनाकर देखते हैं। ये दर्पण है, ये ध्रुव है P, और इसका इस दर्पण का वक्रता केंद्र ये है C। तो यहां से इस P तक की दूरी, अर्थात वक्रता केंद्र से P तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद है मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। ये दर्पण है, दर्पण का ये मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। मुख्य फोकस होता क्या है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मान लेते हैं कि कोई किरण आ रही है। किरण आई, ये परावर्तक सतह है, ये इधर वाला परावर्तक सतह और ये रंजित सतह है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आई वह दर्पण के इस परावर्तक बिंदु पर टकराने के बाद परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा और इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। तो
परिभाषा के तौर पर हम लोग क्या दे सकते हैं? मुख्य फोकस जो होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराकर वापस लौटती है और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी तो एफ से पी तक की दूरी, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी तो हम लोग देख लेते हैं, ये जो फोकस दूरी है, फोकस एक पॉइंट और, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यही पॉइंट है। अभी इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। फिर से दर्पण से संबंधित प्रमुख पद, ये फिगर सबको समझ में आ गया होगा। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। आइए बारी बारी से लाइन बाय लाइन हम लोग परिभाषा देखें। पहला पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है और ध्रुव को P से सूचित करते हैं। हम लोग ध्रुव को P से सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। हम लोग देखें कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? C से सूचित किया जाता है। फिर तीसरा हम लोग का पॉइंट है प्रधान या मुख्य अक्ष। तो दर्पण का केंद्र C और P को मिलाने वाली रेखा, अर्थात दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। चौथा पॉइंट हम लोगों का है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। पांचवा पॉइंट वक्रता त्रिज्या। तो C से P तक की दूरी, अर्थात वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से सूचित किया जाता है। छठा पॉइंट है फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी का ही दूसरा नाम है फोकसांतर। F से P तक की दूरी फोकसांतर या फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इस बात पर ध्यान देना है। वक्रता त्रिज्या अर्थात r फोकस दूरी अर्थात स्मॉल f का दोगुना होगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कैपिटल R बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी हुई। या इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं f बराबर R बाय 2। इधर 2 गुना में है, बराबर इस पार आएगा तो भाग में, अर्थात f बराबर R बाय 2। तो इसको हम लोग भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वह है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कहीं से कोई बिंदु स्रोत है या प्रकाश स्रोत, वहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, दर्पण में टकराया, टकराने के बाद फिर जहां जाकर के एक दूसरे को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, यानी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब की प्रकार की बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते। पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक, या ऐसे कहे पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक, या काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। अगर हम लोग बात करें वास्तविक प्रतिबिंब को, तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बने होते हैं। परिभाषा के तौर पर हम लोग शॉर्ट में एक लाइन में क्या लिख सकते हैं? वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। फिर से, वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वह दर्पण के आगे बनेगा। इसके अलावा इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात करें हम लोग दूसरे प्रतिबिंब की, तो दूसरा प्रतिबिंब हम लोगों का है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। क्या? तो काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब की अगर विशेषता पर हम लोग ध्यान दें तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जस्ट अपोजिट वास्तविक प्रतिबिंब का हो जाएगा। ये दर्पण के पीछे जाकर के बनता है और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो यह वस्तु से सीधा बनेगा, अर्थात यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा जो लिखा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है या वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। फिर ये दर्पण के आगे बनता है। दर्पण जो होता है उसके जस्ट सामने अर्थात आगे बनता है। दूसरा प्रतिबिंब हम लोग देखें काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। वह प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा सीधा बनता है। यह हमेशा सीधा बनता है। यहां आप लोग एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसे भूलकर भी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे अगर बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर ये क्वेश्चन दिया तो जो हम लोग पढ़े इससे ही अंतर ये बन जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछेगा, या तो ऐसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में विभेद करे तो क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखें, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बने होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग पहला पॉइंट क्या मेंशन करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बने होते। वहीं जस्ट अपोजिट देखेंगे काल्पनिक में, तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बने होते हैं। दूसरा अंतर अगर हम लोग देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त
नहीं किया जा सकता है। अगर तीसरा अंतर हम लोग देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अर्थात दर्पण के आगे बनता है। वहीं बात करें काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए यही सारा पॉइंट अंतर में लिखा हुआ है। क्या? तो पहला पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बना है। काल्पनिक में पहला पॉइंट या काल्पनिक कटान से बना है। वास्तविक में दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक में दूसरा पॉइंट देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं छूट गया था, नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पढ़े कि यह हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और लास्ट पॉइंट, यह हमेशा दर्पण के आगे बनेगा और यह हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर इसी तरह सेशन लेकर आते रहें और धीरे धीरे हम लोग समय बढ़ाते चलेंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट आए, जिसमें अच्छे खासे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।